हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे लेके आया हूं। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई भी देरी करे हुए। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपसे पूछा जाता है बेटा, सबसे पहला मैं लिख देता हूं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहला आपको थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पता होने चाहिए बेटा। एडियाबैटिक, ये सारे के सारे एडियाबैटिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबैरिक हो गया, किसमें क्या कांस्टेंट होता है सब आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। ठीक है, सब क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, जैसे इसमें है सबसे पहला एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एमसीक्यू में पूछेगा भाई कि क्या कांस्टेंट रहता है इसमें। ठीक है, तो आप सबको पता है हीट कांस्टेंट रहती है इसके अंदर। सेकंड, आइसोथर्मल टेम्परेचर, इसमें क्यू जीरो होता है। ठीक है, इसमें डेल्टा टी जीरो होता है। फिर आपका आता है आइसोकोरिक प्रोसेस, कोरिक प्रोसेस। तो इसमें होता है आपका डेल्टा वी जीरो, फिर डेल्टा पी जीरो होता है आपका किसके अंदर, आइसोबैरिक प्रोसेस में। क्लियर? तो ये आपके सबसे पहले थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद सेकंड आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर। इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो होता है डेल्टा यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो वर्क है, एक रिवर्सिबल के लिए होती है और एक होती है इरिवर्सिबल। बोलिए बेटा जय माता दी, इरिवर्सिबल के लिए। क्लियर बेटा? ओके। उसके बाद पहला तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, दूसरा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल। ठीक है, वर्क इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है ना? ओके। इसके बाद आप लोगों का आता है इसके अंदर एक फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल जनरली आएंगे। थर्ड फॉर्मूला इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये वाला फॉर्मूला आपका है ऊपर वाला, इस वाले फॉर्मूले पे भी आते हैं न्यूमेरिकल बेटा। ध्यान से इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। फिर आपका जो फोर्थ फॉर्मूला है आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये गिब्स के लिए आ जाता है बेटा, गिब्स। और गिब्स के अंदर आपका डेल्टा जी जो होगा, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव हुई तो स्पॉन्टेनियस हो जाता है प्रोसेस, और इसके लिए नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस आपको पता होगा। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो अपने आप होते हैं, जैसे जो वाटरफॉल होते हैं ना, पानी गिर रहे हैं ऊपर से नीचे, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जो अपने आप होते हैं, नेचुरली होते हैं, या फिर जिसको हम बस स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक माचिस की तिल्ली ली और माचिस की तिल्ली से रब कर दिया मैच बॉक्स पे, तो माचिस की तिल्ली का जो ब्लैक कलर का बारूद है वो जल गया और पूरी तिल्ली को वो जला देता है। मतलब हमने बस उसे इनिशिएट करा, वो पूरा का पूरा जल गया। वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सपोज कहते हैं एक पेपर है, पेपर पे लाइटर लगा के मैंने आग लगा दी, पेपर पूरा का पूरा जल जाता है, तो उसे बोलेंगे हम क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होते हैं उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है किसके लिए, आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे किसी भी प्रोसेस को करने के लिए हम बाहर से एक एनर्जी अप्लाई करते हैं। जैसे सपोज कहते हैं कि भाई पूरे एटमॉस्फेयर, अर्थ का एक कॉमन टेम्परेचर है वो है 23 डिग्री सेल्सियस। हम जो पढ़ते हैं वो 25 होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप गूगल करेंगे ना तो आप लोगों को मिल जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस एक कॉमन टेम्परेचर है पूरे अर्थ का। ओके, सपोज हम कहते हैं
कि भाई मेरे पास ना बर्फ है, बर्फ को मैं टेबल पे रख देता हूं तो बर्फ पिघल जाती है और वो अपने आप पिघल गई, क्योंकि बर्फ आपकी 0 डिग्री पे 1 2 3 डिग्री पे होगी, लेकिन जैसे ही वो 23 डिग्री की साइड में आएगी वो पिघल जाएगी। अब उसी बर्फ, पिघली हुई बर्फ को, मतलब पानी जो है उसको मैं अगर मैं फ्रीज करना चाहता हूं तो उसको फ्रीजर में डालूंगा, मतलब जो बर्फ है वो पिघल अपने आप गई, हमने कुछ नहीं करा उसे, लेकिन उसको जमाने के लिए एक मशीन का यूज करना पड़ेगा जो है फ्रीजर या फिर फ्रिज। क्लियर? तो उसके लिए आपका ये होगा। इसके अंदर एक और आपका इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हैशेस लॉ ऑफ एंथैल्पी समेशन पे न्यूमेरिकल आते हैं। हैशेस लॉ ऑफ एंथैल्पी समेशन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। इसके बिना पेपर नहीं बनेगा बेटा, याद रखिएगा। क्लियर? इसके बिना पेपर नहीं बनेगा आपका। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, और मैंने ये सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।